सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर से बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम का जो हमारा सीरीज चल रहा है, प्रिपरेशन चल रहा है, उसमें एसएसटी के अंतर्गत जो सोशल साइंस है यानी एसएसटी है, उसके अंतर्गत जो हमारा सिविक्स है, उसका आज हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल और पंचायती राज संस्थाएं, ये चार ऑप्शन है। आप जानेंगे कि लोकसभा में, विधानसभा में और मंत्रिमंडल में, ये तीनों जगह पर औरतों के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज संस्थाओं में 33% महिलाओं के लिए यानी औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? पहला है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए। ये सही है कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए सत्ता में साझेदारी होनी चाहिए, यानी सभी लोग सत्ता में भागीदार हो तो इससे क्या होगी? राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहेगी। दूसरी चीज है राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए। ये भी सही ऑप्शन है कि राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था स्थायित्व हो इसलिए भी सत्ता में साझेदारी जरूरी है। तीसरा है अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक लोगों तक तक सॉरी अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए भी सत्ता में साझेदारी होनी चाहिए। ये भी ऑप्शन सही है। एक्चुअली में इसका जो रियल आंसर होगा वह होगा आपका डी नंबर, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। जो ऑप्शन है आपका सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, ये ऑप्शन गलत है। अर्थात इस पूरे जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, कि सत्ता में साझेदारी के लिए प्रमुख कारण इनमें नहीं है। तो इनमें कौन सा नहीं है? सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है, मतलब ऊपर के तीनों ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है गलत हो जा रहा है, यही ऑप्शन डी का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इनमें कौन सा कथन सही है? पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो देखिए नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है, पहला ऑप्शन। दूसरा, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। तीसरा ऑप्शन है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। और डी नंबर ऑप्शन है आपका, डी नंबर, कि भारत की राजधानी दिल्ली में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। ये आंसर सही होगा। ये जितने भी ऊपर के तीनों ऑप्शन है ए, बी और सी, इसके राजधानी में अलग प्रकार की सरकार नहीं है, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली में एक अलग प्रकार की सरकार है। और यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर जो है चूंकि भारत की राजधानी दिल्ली जो है खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर एक अलग प्रकार की सरकार है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, तो मार्टिन लूथर किंग ये रंग भेद के विरोधी थे, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। महात्मा गांधी ये भी रंग भेद के विरोधी थे। तीसरा है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलिंस ये भी रंगभेद के विरोधी थे। और जेड गुडी जो है ये रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? जेड गुडी। चौथा नंबर आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? ऑप्शन है नेपाल में, भारत में, श्रीलंका में और बेल्जियम में। आंसर हो जाएगा भारत में। छठा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो ऑप्शन है अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी। तो ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि सत्ता की साझेदारी का एक लाभ ये है कि स्थिरता बढ़ती है एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी नहीं बल्कि कमी होती है। दूसरा है मतभेदों के मध्य टकराव में कमी, मतभेदों के मध्य टकराव में कमी। तीसरा है समुदायों के मध्य टकराव में कमी। और चौथा है निर्णय लेने की
प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, समुदायों के मध्य टकराव में कमी होती है। ये सत्ता की साझेदारी का सबसे बड़ा लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा मर्चटेम। मर्चटेम शहर है बेल्जियम का, जहाँ पर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है? आंसर याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स में भी मिल जाएगा। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई कहलाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में कौन सही है? पहला ऑप्शन है बहुसंख्यक सिंहल भाषी के हितों की अनदेखी का प्रयास, ये गलत ऑप्शन है, अनदेखी का प्रयास नहीं किया गया है। दूसरा है अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व कायम रखने का प्रयास, ये भी गलत ऑप्शन है, वहाँ पर अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व कायम रखने का कोई प्रयास नहीं की गई है। तीसरा है श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास, ये ऑप्शन सही होगा। और डी नंबर है संघीय शासन पद्धति अपनाकर सभी क्षेत्र के हितों का ध्यान रखना, ये भी आंसर गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 10वां नंबर क्वेश्चन कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार के गठन का अधिकार दिया गया है वहां के नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा ये इस क्वेश्चन को, जेड मूडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो आप जानते हैं ये भी क्वेश्चन हम लोग पहला ही क्वेश्चन देखे हैं कि पंचायती राज संस्थाएं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए लोकतंत्र दो टाइप का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्योंकि लोकतंत्र में शासन जो करता है जनता खुद पे करती है शासन, तो एक तरह का जो लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसको कहते हैं जहाँ पर जनता सीधे तौर पर अपने ऊपर शासन करती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसको कहते हैं जहाँ पर जनता खुद से प्रतिनिधि को चुनती है अपने बीच से, और वही प्रतिनिधि उनके ऊपर शासन करती है। तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। 15वां नंबर क्वेश्चन है, 15वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा नंबर है यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। आप जानते हैं कि हमारा संविधान ऐसा कुछ भी नहीं कहता है धर्म के बारे में कि वो हमारा राजकीय धर्म होगा, मतलब कोई भी धर्म भारत का राजकीय धर्म नहीं है। सी नंबर है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। तो कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। और डी नंबर है ऑप्शन, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। ये भी हमारे संविधान में इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक में है? तो आप जानते हैं कि जो ये पहला चैप्टर है उसमें मुख्य रूप से जो एक लाइन लिखा गया है कि पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है भारत जहां पर जाति पर आधारित विभाजन देखने को मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत। 17वां नंबर क्वेश्चन है, श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए? श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए? ऑप्शन है स्त्रियां चार दीवारी में सिमट कर रह गई। दूसरा है स्त्रियां आर्थिक रूप से विपन्न रह गई। तीसरा है स्त्रियां स्वतंत्र हो गई। चौथा है स्त्रियां श्रम करने जैसी बीमारी से बच गईं।
तो फिर से क्वेश्चन समझेंगे कि श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ। तो जब श्रम का लैंगिक विभाजन हो गया, अर्थात कि ये घर का काम सिर्फ स्त्रियां करेंगी और बाहर का काम सिर्फ पुरुष करेंगे, तो इससे क्या हुआ कि स्त्रियां चार दीवारी में ही सिमट कर रह गई, वो स्वतंत्र नहीं हो पाई। 18वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 18वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार है। लैंगिक असमानता का आधार है, पहला है स्त्री पुरुष की जैविक बनावट, दूसरा है दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और सामाजिक भूमिकाएं, तीसरा है दोनों में साक्षरता दर, और डी नंबर है दोनों के आर्थिक आधार। इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक असमानता का मुख्य आधार जो है दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और सामाजिक भूमिकाएं, अर्थात समाज में यह धारणाएं उत्पन्न की गई है या प्रचलित की गई है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती है, लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ऐसे नहीं कर सकती है, लड़कियां घर का ही सिर्फ काम करेगी, लड़कियों का काम ही है रोटी बनाना, खाना बनाना। तो ये जो धारणाएं सेट की गई है, ये लैंगिक असमानता का मुख्य आधार है। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन समझेंगे कि हमारे यहाँ जब सामाजिक विभाजन हो जाता है तो उसको संभालना है, तो उसके संदर्भ में कहा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लागू नहीं होता है। ऐसा कौन सा चीज़ है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में लागू नहीं होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपके पास कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में, ऑप्शन है लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। बी नंबर है कि लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। तीसरा है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। और चौथा है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। ऑप्शन इसका आंसर जो होगा ये डी नंबर होगा, लोकतंत्र जो है सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। यह आंसर गलत है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर नहीं ले जाता है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 20वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बयानों में सही बयान कौन सा है। ऑप्शन है भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न हुए हैं। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि भारत जैसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर सामाजिक विभेद उत्पन्न हुए हैं। दूसरा है सामाजिक विभेद पर राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है, सामाजिक विभेद पर राजनीति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तीसरा है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, ये ऑप्शन सही होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की बहुत सारी पहचान होती है। और डी नंबर है सामाजिक विभेद हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक होते हैं, तो ये आंसर गलत है। देखिए क्वेश्चन है 21वां, भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 17 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। बी नंबर है संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। सी नंबर है संविधान के अनुच्छेद 16 में देश के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। डी नंबर है संविधान के अनुच्छेद 17 गौ में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसका जो आंसर होगा वह होगा संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी नंबर। 22वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में सही कथन कौन है। तो ऑप्शन है बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभाजन उत्पन्न होते हैं, ये आंसर गलत है, छोटे में भी सामाजिक विभाजन उत्पन्न होते हैं। बी नंबर है लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होते हैं, हमने कुछ देर पहले भी क्वेश्चन देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होते हैं, ये आंसर सही होगा। सी नंबर है सामाजिक विभेद का राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आंसर गलत होगा। फिर सामाजिक विभेद हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक नहीं है, ये भी गलत है। 23वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया और नीदरलैंड। आंसर जो होगा इसका यूगोस्लाविया,
युगोस्लाविया, जहां पर जातीय आधार पर, धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। 24वां नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है। तो देखिए 4 ऑप्शन है कि श्रीलंका के संदर्भ में सत्ता में साझेदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है। आपको सही कथन चुनना है। पहला है अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास करना। मतलब कहने का है कि श्रीलंका में सत्ता में साझेदारी इसीलिए किया जाता है ताकि अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखा जा सके। तो ये ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। बी नंबर ऑप्शन है कि बहुसंख्यक सिंहली भाषी के हितों की उपेक्षा करना। नहीं, बहुसंख्यक सिंहली भाषी के हितों की रक्षा करना है इसका मुख्य उद्देश्य। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्रों के हितों का ध्यान रखना, ये भी ऑप्शन गलत है। डी नंबर है कि सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास करना। एक्चुअली में श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी इसलिए दिया गया है ताकि सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास करना। तो 24 का हो गया आंसर डी। 25वां क्वेश्चन है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक कहलाता है। 26वां नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। बहुत फेमस क्वेश्चन कि इंग्लैंड में महिलाओं को 1918 ईस्वी में वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी थी 10.68%। 10.68%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। आंसर हो जाएगा इसका 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा नारीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। आंसर होगा इसका 64.6 64.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार। 31वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया है। तो आंसर याद रखेंगे कि भारत में एक ही जगह विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, वह है पंचायती राज। और पंचायती राज में कितना प्रतिशत, तो 33%। भारत में 33% और बिहार में महिलाओं के लिए 50%। 32वां नंबर क्वेश्चन है एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता है। यह कथन है, मतलब कि ये जो कथन दिया गया है वो किसने कहा था। इसका आंसर होगा जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम के द्वारा यह कथन या यह बात कही गई कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता है। 33वां नंबर क्वेश्चन है बांग्लादेश का उदय कब हुआ। बांग्लादेश का उदय कब हुआ। आंसर होगा 1971 ईस्वी में, अर्थात बांग्लादेश 1971 ईस्वी में बना। 34वां नंबर क्वेश्चन कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। तो याद रखेंगे इसका आंसर 50%। कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 35वां नंबर क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। तो याद रखेंगे कि यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 को घोषित किया गया। तरह से कुल मिलाकर के 35 क्वेश्चन थे जिसमें से 6 या 5 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन था। बाकी टोटल क्वेश्चन बहुत बेहतरीन। इनमें से आधे से अधिक क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम अभी तक हुए हैं 2011 से लेकर के अभी तक 2020 तक, उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए इन 3500 क्वेश्चन को आप लोग 2 से 3 बार देखेंगे और इसको याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद भरोसा विश्वास कि आप सभी लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।